नमस्कार। आज हम एक बेहद प्रभावशाली किताब के विचारों पर गहराई से बात करेंगे। द लीन स्टार्टअप, एरिक रीज ने लिखी है ये। हमारे पास इसका एक अच्छा हिंदी सारांश है और ये किताब ना इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है कि भाई इतने सारे नए आइडियाज़, इतने स्टार्टअप्स क्यों सफल नहीं हो पाते और कैसे मतलब एक अलग, ज़्यादा स्मार्ट कह सकते हैं एक वैज्ञानिक तरीका अपनाकर बर्बादी से बचा जा सकता है। तो आज का अपना मकसद है इस किताब के जो मुख्य तरीके हैं, सिद्धांत हैं, उनको समझना। खासकर उनके लिए जो कुछ नया करना चाहते हैं, वो भी बिना ज़्यादा समय या पैसा गवाए। और एक मज़ेदार बात यह है कि ये सोच लीन मैन्युफैक्चरिंग से आई है, जो जापान की टोयोटा ने विकसित की थी। मतलब कम से कम में ज़्यादा पाना। चलिए इसको खोलकर समझते हैं। तो होता क्या है, अक्सर लोग सोचते हैं कोई शानदार आइडिया आया, महीनों शायद सालों तक एक बंद कमरे में उसे बनाते रहते हैं, पूरी टीम लगा दी, सारा पैसा झोंक दिया और फिर बड़ा सा लॉन्च। और तब पता चलता है कि अरे, मार्केट को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये वो बनाओ और लोग आएंगे वाली सोच है जो अक्सर गलत निकलती है। सोचिए ये कितनी बड़ी बर्बादी है। पैसा, समय और वो जो जोश होता है, उम्मीद होती है, वो सब। यहीं पर यह किताब आती है और कहती है रुको, अंदाजे लगाना बंद करो, बाहर निकलो, टेस्ट करो। लीन का मतलब ही है फालतू चीजें हटाना। वो समय, पैसा, कोशिशें जो बर्बाद हो रही हैं, उन्हें रोकना। हाँ, ये जो पारंपरिक बिजनेस प्लान वाली सोच है ना, उससे बिल्कुल अलग है। पुरानी सोच थी, पहले एक मोटा सा प्लान लिखो, पैसा जुटाओ, प्रोडक्ट बनाओ, फिर बेचो। लेकिन रीज कहते हैं कि स्टार्टअप की शुरुआत तो अनिश्चितता से भरी होती है। आपका प्लान पहले दिन से ही बस अंदाजा होता है। तो शुरू में लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। लक्ष्य है ये सीखना कि असल में बनाना क्या चाहिए। ये एक खोज है, प्लान लागू करना नहीं। ये सोच का बदलाव ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है। तो फिर ये खोज, ये सीखना, ये होता कैसे है? कोई क्या कहते हैं, कोई फॉर्मूला इसका? हाँ, यहीं पे किताब अपना सबसे महत्वपूर्ण टूल देती है। बिल्ड, मेजर, लर्न। बनाओ, मापो, सीखो। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? हाँ, है सीधा पर बहुत शक्तिशाली है। मतलब अपने बड़े आइडिया का एक बहुत छोटा, बस काम चलाऊ सा हिस्सा जल्दी से बनाओ। बिल्ड। परफेक्शन नहीं चाहिए अभी, बस इतना कि असली ग्राहक उसे आजमा सकें। जैसे वो हेल्दी फूड डिलीवरी वाला आइडिया सोचें, तो पूरी बड़ी किचन, डिलीवरी टीम, ऐप बनाने के बजाय शायद बस एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू करें, या एक सिंपल सा लैंडिंग पेज, आस पड़ोस के कुछ लोगों को बताएं, छोटा सा मेन्यू रखें और देखें ऑर्डर आते हैं या नहीं। ये हुआ बिल्ड। बिल्कुल। और फिर आता है मेजर, यानी मापना। कितने ऑर्डर आए, कौन सी डिश पसंद आई, लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं। और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि सही चीजें मापें, सिर्फ वो नहीं जो अच्छी दिखें। जैसे ग्रुप कितने लोगों ने ज्वाइन किया, ये शायद उतना जरूरी नहीं। हाँ, जितने लोगों ने असल में ऑर्डर किया। एग्जैक्टली। और पैसे दिए। और इस मापतौल से जो मिला वो है लर्न, यानी सीख। क्या वाकई लोगों को ये खाना चाहिए, इस दाम पर चाहिए, लंच में या डिनर में? ये सीख ही बताती है कि अगला कदम क्या हो। इसी रास्ते पर चलें, कुछ सुधार करें, या रास्ता ही बदल दें। और ये पूरा चक्कर बिल्ड, मेजर, लर्न, ये तेजी से चलाना है। जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी सही प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। और इस चक्र की गति ही इसका सार है। ये परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की मैराथन नहीं है, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स की रेस है। हर एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ सीखना। और ये सीधे तौर पर जुड़ता है वैलिडेटेड लर्निंग से। पुष्ट सीख मतलब अपनी सोच को सिर्फ दिमाग में सही न माने, बाजार में जाकर परखें, ग्राहकों के व्यवहार से। क्या लोग सच में आपके समाधान के लिए अपना वक्त या पैसा देने को तैयार हैं? ये है असली वैलिडेशन, बाकी सब अंदाजा है। अच्छा, तो ये जो बिल्ड वाले स्टेप में हम पहली सबसे छोटी चीज बनाते हैं सीखने के लिए, उसको किताब क्या कहती है? कुछ खास नाम है? हाँ, यहीं आता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद। हाँ, मतलब आपके आइडिया का वो सबसे छोटा, सबसे बेसिक रूप, जिसमें बस उतनी ही खूबी हो कि आप शुरुआती ग्राहकों को देकर सीखना शुरू कर सकें। तो हमारे हेल्थी फूड वाले उदाहरण में वो व्हाट्सएप ग्रुप या लैंडिंग पेज ही MVP हुआ? सही। उसका मकसद दुनिया जीतना नहीं है अभी, बस ये देखना है कि पानी में कुछ हरकत है भी या नहीं। पर यहाँ एक सवाल आता है,
क्या कितना कम आधा अधूरा सा कुछ लेके मार्केट में जाना ठीक है? ग्राहक ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये क्या है? ये चिंता बहुत आम है। लेकिन देखिए, एमवीपी का उद्देश्य ग्राहकों को वाह-वाह करवाना नहीं है। उसका उद्देश्य आपकी सबसे बुनियादी सोच को टेस्ट करना। क्या लोगों को इस प्रॉब्लम का हल चाहिए? क्या आपका तरीका उन्हें जम रहा है? और याद रखिए, आप ये आम जनता को नहीं दिखा रहे शुरू में। हाँ, आप अर्ली अडॉप्टर्स को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो लोग जो नई चीजें आजमाने को तैयार रहते हैं और फीडबैक भी देते हैं। जैसे अगर कोई ऑनलाइन कोर्स बनाना है तो पूरा कोर्स रिकॉर्ड करने से पहले शायद सिर्फ सिलेबस और एक छोटा ट्रेलर लॉन्च करके प्री रजिस्ट्रेशन खोल दें। अगर लोग पैसे देकर साइन अप करते हैं तो ये हुआ वैलिडेटेड लर्निंग। आपको सबूत मिल गया कि मांग है। अब आप भरोसे से पूरा कोर्स बना सकते हैं। कम मेहनत, कम रिस्क, सीधी सीख। समझ गया। तो पहले बिल्ड मेजर लर्न का इंजन और उसे चलाने के लिए एमवीपी जैसा फ्यूल। अच्छा, अब किताब इस पूरे सफर को एक बड़े नजरिए से कैसे देखती है? हाँ, तो किताब 3 मुख्य पड़ाव बताती है: विजन, नजरिया; स्टीयर, संचालन; और एक्सेलरेट, तेजी। विजन यानी वो बड़ा सपना। आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं दुनिया में? ये टीम को बांधे रखता है, दिशा दिखाता है। सही। और स्टीयर वो फेज है जहां आप असल में स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए हैं। यहीं पर वो बिल्ड मेजर लर्न लूप घूमता रहता है। आप एमवीपी बनाते हैं, डेटा देखते हैं, सीखते हैं और फिर गाड़ी की दिशा तय करते हैं। कभी थोड़ा दाएं, कभी थोड़ा बाएं, जरूरत पड़े तो यू टर्न भी। ये लगातार प्रयोग करने का, एडजस्ट करने का समय है। और फिर आता है एक्सेलरेट। ये कब शुरू होता है? एक्सेलरेट तब आता है जब स्टीयर करते करते आपको पक्का सबूत मिल जाए कि हाँ, रास्ता सही है। आपको पता चल गया है ग्राहक कौन है, उसे क्या चाहिए और आपका प्रोडक्ट वो जरूरत पूरी कर रहा है, जिसे प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट। हाँ। अब आपका फोकस सीखने से ज्यादा ग्रोथ पर जाता है। लेकिन यहाँ भी मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके पैसा लगा दें। एक्सेलरेट का मतलब है जो कुछ स्टीयर फेज में सीखा है उसे समझदारी से बड़ा करना। उन्हीं चैनलों पर ध्यान देना जो काम कर रहे हैं, उन्हीं ग्राहकों को टारगेट करना जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलचस्प है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। विजन ने दिशा दी, स्टेयर ने रास्ता खोजा बीएमएल और एमवीपी की मदद से, और फिर एक्सेलरेट ने उस रास्ते पर स्पीड बढ़ाई है। पर ये स्टेयर करते हुए हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही जा रहे हैं या बस चक्कर काट रहे हैं? यहीं पर शायद आंकड़ों मतलब मैट्रिक्स की बात आती है। बिल्कुल। और यहीं पर कई स्टार्टअप्स गलती कर बैठते हैं। वो वैनिटी मैट्रिक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, दिखावटी आंकड़े। वैनिटी मैट्रिक्स जैसे वेबसाइट पर कितने लोग आए, ऐप कितनी बार डाउनलोड हुआ, सोशल मीडिया पर लाइक कितने मिले। ये सब ऊपर जाते देख अच्छा लगता है, पर बिजनेस की असली सेहत का पता नहीं चलता इनसे। हाँ, हो सकता है डाउनलोड हजारों में हो पर ऐप कोई खोल ही ना रहा हो। बिल्कुल। तो फिर काम के मैट्रिक्स कौन से हैं? वो है एक्शनेबल मैट्रिक्स। वो आंकड़े जो सीधे बिजनेस के लक्ष्यों से जुड़े हों और जिनके आधार पर आप कुछ एक्शन ले सकें, फैसले ले सकें। जैसे कितने यूजर्स सिर्फ रजिस्टर करके भूल नहीं गए बल्कि एक्टिव है, हफ्ते में, महीने में। एक्टिव यूजर्स, कितने फ्री यूजर्स पेड बन रहे हैं, कन्वर्जन रेट। ग्राहक कितने समय तक टिके रहते हैं, रिटेंशन रेट। क्या वो दूसरों को बता रहे हैं, रेफरल रेट। हाँ, ये आंकड़े सच्ची कहानी बताते हैं। एग्जैक्टली। और इन असली आंकड़ों को ट्रैक करने और समझने के तरीके को ही किताब इनोवेशन अकाउंटिंग कहती है। ये सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। मतलब क्या है इसका आसान भाषा में? देखिए, ये स्टार्टअप के लिए एक अलग तरह की अकाउंटिंग है। नॉर्मल अकाउंटिंग बताती है कितना कमाया, कितना गमाया। इनोवेशन अकाउंटिंग बताती है कि आप कितना सीख रहे हैं, क्या आपकी कोशिशें सही दिशा में जा रही हैं। इसके 3 मुख्य स्टेप्स हैं, कह सकते हैं। अपने एमवीपी से शुरू करें और देखें कि शुरुआती एक्शनेबल मैट्रिक्स क्या कहते हैं। जैसे हेल्दी फूड वाले उदाहरण में पहले 50 ग्राहकों में से 10% ने दोबारा ऑर्डर किया। ये आपकी बेसलाइन हो गई। ठीक है, 10%। दूसरा, ट्यून दी इंजन। अब आप कुछ बदलाव करें, मेनू बदलें, डिलीवरी सुधारें, फिर मैट्रिक्स दोबारा मापें। क्या रीऑर्डर रेट 10% से बढ़कर 15% हुआ? अच्छा। तीसरा, पिवट और परसिवियर। अगर बदलावों से मैट्रिक्स लगातार सुधर रहे हैं तो मतलब आप सही रास्ते पर हैं, परसिवियर। लेकिन अगर कई कोशिशों के बाद भी मैट्रिक्स वहीं के वहीं हैं या गिर रहे हैं तो शायद ये इशारा है कि आपको अपनी मूल रणनीति बदलने की जरूरत है, पिवट।
ये आपको भावनाओं से हटाकर डेटा के आधार पर फैसला लेने में मदद करता है। आपकी प्रोग्रेस का एक ईमानदार आईना है ये। पिवट और परसिवियर वाला फैसला, ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा। मतलब कब तक कोशिश करें और कब मान लें कि भाई रास्ता बदलना है, कहीं जल्दी हार मान ली तो? हाँ, ये बड़ा सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। पर्सिवियर यानी टिके रहना तब सही है जब डेटा लगातार पॉजिटिव इशारे दे रहा हो, भले ही धीरे धीरे। आपको दिख रहा हो कि ग्राहक जुड़ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, फीडबैक अच्छा आ रहा है, आप बस सुधार करते जाते हैं। और पिवट, क्या वो हार मानने जैसा नहीं लगता? कई लोगों को लगेगा। बिल्कुल नहीं। लीन स्टार्टअप के नजरिए से देखें तो पिवट हार नहीं बल्कि सीख का नतीजा है। ये एक सोचा समझा स्ट्रक्चर्ड बदलाव है। ये आप तब करते हैं जब आपको पक्का सबूत मिल जाता है कि आपकी शुरुआती सोच, जैसे कि ग्राहक को एक्स चाहिए, गलत थी, लेकिन डेटा इशारा कर रहा है कि शायद उन्हें वाई चाहिए। इसमें आप बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं, आप बस अपनी सीख के आधार पर दिशा बदल रहे हैं। अक्सर आपका विजन वही रहता है, मंजिल के पहुंचने का रास्ता बदल जाता है। इंस्टाग्राम वाला उदाहरण यहाँ बहुत सही बैठता है ना? वो शुरू में कुछ और थे। हाँ बिल्कुल, वो बर्बन नाम का एक लोकेशन बेस्ड ऐप था जिसमें कई सारे फीचर्स थे। अच्छा, बर्बन नाम था। हाँ, टीम ने डेटा देखा और पाया कि लोग बाकी सब छोड़कर सिर्फ फोटो फिल्टर लगा रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई, बाकी सब हटा दिया और वो इंस्टाग्राम बन गया। ये क्लासिक जूम इन पिवट था, मतलब प्रोडक्ट के एक फीचर को ही पूरा प्रोडक्ट बना देना। और भी कई तरह के पिवट हो सकते हैं। आप शायद वही प्रोडक्ट किसी नए तरह के ग्राहक को बेचें, कस्टमर सेगमेंट पिवट, या टेक्नोलॉजी बदल दें, टेक्नोलॉजी पिवट। जरूरी ये है कि ये अंदाजे पर ना हो, वैलिडेटेड लर्निंग पर आधारित हो। ठीक है, तो हमने विजन बनाया, स्टीयर किया, जिसमें BML, MVP, इनोवेशन, अकाउंटिंग, जरूरत पड़ने पर पिवट, सब आ गया। अब मान लीजिए रास्ता मिल गया है, प्रोडक्ट मार्केट फिट दिखने लगा है। अब आता है एक्सेलरेट, यानी विकास और विस्तार, स्केलिंग। हाँ, यहाँ किताब क्या कहती है? ग्रोथ के भी अलग अलग इंजन होते हैं क्या? हाँ, किताब 3 मुख्य इंजन्स ऑफ ग्रोथ की बात करती है। ये बताते हैं कि स्टार्टअप में नए ग्राहक कैसे आते हैं और बिजनेस कैसे बढ़ता है। पहला है स्टिकी इंजन, चिपको इंजन। ये तब काम करता है जब ग्राहक आपके प्रोडक्ट से इतने चिपक जाएं कि छोड़े ही नहीं। सोचिए जैसे कोई ज़रूरी सॉफ्टवेयर हो या आपकी बैंक सर्विस। यहाँ फोकस नए ग्राहक लाने से ज़्यादा मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने पर होता है। ग्रोथ धीरे धीरे होती है पर ठोस होती है। जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा है वायरल इंजन, वायरल इंजन। यहाँ ग्रोथ का पहिया आपके मौजूदा ग्राहक ही घुमाते हैं। प्रोडक्ट में ही कुछ ऐसा होता है जैसे कोई रेफरल प्रोग्राम या शेयर करने लायक चीज़ कि लोग खुद ही दूसरों को बताते हैं। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती है। अच्छा। और तीसरा है पेड इंजन, भुगतान वाला इंजन। इसमें आप पैसे खर्च करके ग्राहक लाते हैं, विज्ञापन देकर, सेल्स टीम रखकर। ये इंजन तब तक टिकाऊ है जब तक एक ग्राहक को लाने का खर्चा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC, उस ग्राहक से होने वाली कुल कमाई, लाइफ टाइम वैल्यू LTV से कम है। मतलब अगर 100 रुपए लगाकर 500 रुपए मिल रहे हैं ग्राहक से तो ठीक है? हाँ, तब ये इंजन काम कर रहा है। तो स्टार्टअप को समझना होता है कि उसके लिए कौन सा इंजन सबसे फिट बैठता है, या शायद कौन सा कॉम्बिनेशन, और फिर एक्सेलरेट फेज में उसे तेज करना होता है। और स्केलिंग यानी विस्तार का मतलब सिर्फ ज्यादा ग्राहक लाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है आपकी पूरी मशीनरी, टीम, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, सबको इस बढ़ती मांग को संभालने लायक बनाना। और यहाँ भी लीन सिद्धांत काम करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलते ही आप बड़ा सा ऑफिस ले लें और 100 लोग रख लें। स्केलिंग भी समझदारी से धीरे धीरे होनी चाहिए, लगातार मापते हुए कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। बर्बादी से बचना यहाँ भी उतना ही जरूरी है। ये फिर हमें टोयोटा वाली बात पर ले आता है, बड़े स्केल पर भी कुशलता। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक सार निकालें तो द लीन स्टार्टअप का निचोड़ क्या है? क्या करने को कह रही है ये किताब? मेरे ख्याल से सार ये है, बिजनेस बनाना कोई जुआ या अंदाजे का खेल नहीं है। ये एक तरह का विज्ञान है। सफलता सिर्फ किस्मत या एक ब्रिलियंट आइडिया से नहीं मिलती। ये मिलती है छोटे छोटे प्रयोग करने से, लगातार ग्राहकों से सीखने से, डेटा के आधार पर फैसले लेने से और तेजी से बदलने की क्षमता रखने से। ये एक साइकिल है। बनाओ, मापो, सीखो और इसे बिना रुके, बिना ईगो के चलाते रहो। और इसका फायदा क्यों करे कोई ये सब? सबसे बड़ा फायदा है बर्बादी से बचना। समय, पैसा और सपने तीनों बचते हैं। ये फेल होने के रिस्क को बहुत कम कर देता है।
क्योंकि आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। आप लगातार मार्केट से पूछ रहे हैं, क्या मैं सही जा रहा हूं? और अंत में आप वो चीज बनाते हैं जिसकी लोगों को सच में जरूरत है, ना कि वो जो आपको लगता है कि उन्हें चाहिए। ये ज्यादा टिकाऊ तरीका है, ज्यादा ग्राहक केंद्रित। और ये सोच सिर्फ टेक स्टार्टअप्स के लिए नहीं लगती। कोई भी छोटा बिजनेस हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो, यहाँ तक कि बड़ी कंपनी के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा हो, सबके लिए काम की है ये। निश्चित रूप से ये सिद्धांत बहुत व्यापक हैं। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। वो कंपनियां जो अब स्टार्टअप नहीं रहीं, जो बड़ी हो चुकी हैं, स्थापित हैं, जिनके अपने सिस्टम और शायद थोड़ी ब्यूरोक्रेसी भी है, क्या वो सच में इन लीन सिद्धांतों को अपने अंदर इनोवेशन लाने के लिए अपना सकती हैं? क्या उनका कल्चर, उनका ढांचा इस तरह के तेज एक्सपेरिमेंट्स, छोटी-छोटी फेलियर्स को बर्दाश्त करने और जरूरत पड़ने पर फटाफट दिशा बदलने की इजाजत देता है? ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सोचने वाली बात है।